मुलाकात के मैं आपसे पॉलिटिकल मायने समझना चाहता हूं और दूसरा 23 तारीख को ये लोग एक ग्रेटर मीटिंग कर रहे हैं, बड़ी रैली कर रहे हैं पटना में। उसमें ये सारे जिनके भी छोटे छोटे भी मतभेद हैं भुलाकर इकट्ठे हो रहे हैं। और तीसरा आपसे प्रश्न है, मायावती को ये लोग अनटचेबल क्यों मानते हैं? देखिए, केजरीवाल इस देश में एक ऐसी पार्टी को लेकर चल रहे हैं जो राष्ट्रीय फलक पर अपनी उसने तेजी से पहचान बनाई है। इसमें कोई शक नहीं कि उनकी 2 राज्यों में सरकार है और वो 2 मुख्यमंत्री एक साथ चलते हैं। ये अध्यादेश को राज्यसभा में गिराने के लिए समर्थन मांगने निकले हैं, लेकिन पिछले 9 साल से मोदी की सरकार चल रही है और कभी कोई अध्यादेश उनका राज्यसभा में गिरा नहीं। तो उनके अध्यादेश तो पारित हो जाते हैं, पारित हो जाएंगे, लेकिन इस बहाने केजरीवाल राष्ट्रीय स्तर पर एक माहौल बना रहे हैं और लोगों को, दलों को जोड़ने की कोशिश में हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले देश के कई राज्यों में चुनाव हैं, खास तौर से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। ये जो इलाके हैं इन पर केजरीवाल की नज़र है और राजस्थान में उन्होंने अपनी ताकत बढ़ा दी है। तो वो भी वहाँ पर उससे पहले अध्यादेश की स्थिति क्या होगी? देखिए, समीकरण जो कहता है कि बीजेपी के पास 93 सांसद हैं राज्यसभा में, 11 राजग के हैं, सहयोगी दल के उनके, लेकिन विपक्ष के पास 133 हैं। ऐसे तो पास नहीं होना चाहिए, लेकिन आज तक 9 साल में बीजेपी के सारे अध्यादेश पास हुए हैं, कोई गिरा भी नहीं। ये जो कुछ आस और उम्मीद है केजरीवाल को, वो उनको सुप्रीम कोर्ट से हो सकती है। जब सुप्रीम कोर्ट खुले तब वो कोई निर्णय दे। लेकिन एक आदमी आया जिसने कहा कि मैं आम आदमी हूँ और धरना दे दे के वो मुख्यमंत्री बन गए, 3 बार सरकार बनी और वो पंजाब में भी सरकार बना ले गए। अब मोदी कहते हैं कि ये सब रेवड़ी बांटते हैं, वो कहते हैं कि ये रेवड़ी बांटते हैं, और दोनों अपनी अपनी सरकारें बना के सफलतापूर्वक चल रहे हैं। केजरीवाल का बड़ा इतिहास रहा, वो तो गवर्नर के घर पे भी सोफा पे धरना दिए, कई दिन सो के लेट के। तो ऐसा नेता तो अपने आप में अजूबा है, लेकिन योजनाएं भी उनकी टक्कर की देती हैं बीजेपी को, जिसकी वजह से बीजेपी उनको दिल्ली में नहीं हरा पा रही है, परेशान है। एक तरह से कहिए केजरीवाल ने परेशान कर रखा है बीजेपी को। देखिए, ये जो मुलाकात हुई, जरूरी नहीं कि जितने लोगों से केजरीवाल मिल रहे सब उनको राज्यसभा में वोटें दे देंगे। वोट देते तो कहे अध्यादेश, वो तो फिर इनका गिर ही जाएगा बीजेपी का। इसमें बहुत सारे लोग भाजपा से डरते भी हैं, मिलेंगे जरूर केजरीवाल से, लेकिन वोट थोड़ी देंगे उनके खिलाफ। तो ये तो देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर जब लोकसभा का चुनाव आएगा तब के लिए एक माहौल बन रहा है। दूसरा, मायावती का ज़्यादा राज्यसभा में तो कुछ है नहीं, 1 आध मेंबर है शायद उनके, और वो जब से भाजपा के प्रति मुलायम दिखती हैं, लगने लगी हैं, उसके बाद से उनके वोट बैंक का क्षरण तेजी से हुआ है और बीजेपी ही खींच रही है उनका वोट बैंक। तो वहाँ लोगों को मालूम है कि यहाँ ज़्यादा समय देने से कोई बहुत लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो सियासत है, वो जो आपने कहा कि बीजेपी का पावर हाउस है, यहाँ पर योगी एक ऐसा चेहरा है जो मोदी और योगी की जो जोड़ी है वो सफाया कर रही है, लगातार चुनाव में वो जीत रहे हैं। तो अब लोकसभा में भी उनका टारगेट है कि 70+ जीतेंगे, 75 जीतेंगे। वो तो कहते हैं, केशव मौर्य कहते हैं 80 जीत जाएंगे। ब्रजेश पाठक और उनके सारे मंत्री लगे हैं कि चुनाव जिताया जाए, लोकसभा का इतिहास बनाए। तो ये जो इनकी फौज है वो बड़ी तैयारी से है। अब बीजेपी अगर पूरे देश में हार जाए और यूपी में जीत गई तो केंद्र में सरकार बनाने से उसको नहीं रोक पाएंगे। इसलिए यूपी बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और लगातार दूसरी बार उनकी सरकार है दोनों जगहों पर। तो ये बहुत साफ है कि आम आदमी पार्टी एक तेजी से बढ़ती हुई पार्टी है। उनके पास केजरीवाल जैसे नेता हैं और वो बीजेपी के लिए एक बड़ा खतरा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अभी यूपी में अगर अखिलेश यादव के साथ उनका कोई गठबंधन हो या कांग्रेस का, तो एक स्वाभाविक लड़ाई बनेगी।
अभी उसमें वक्त है, टाइम लगेगा जी। लेकिन ये जरूर है कि वोटों का बंटवारा अगर विपक्ष का होगा तो बीजेपी के लिए राह आसान होगी। देखिए पूरे देश में भी कांग्रेस ने इधर परफॉर्मेंस अच्छी की है। अगर वो इन 3 राज्यों में परफॉर्मेंस ठीक कर ले गई तो यहाँ वो सपा से लड़ेगी ही नहीं, भावे नहीं देगी। वो कहेगी हमें सिकंदर है, यूपी में हम अकेले जीत लेंगे। लेकिन कांग्रेस की ये गलतफहमी लोकसभा चुनाव में अगर वो अकेले लड़ी तो खारिज हो जाएगी। यहाँ पर जातीय आधार पर अभी विपक्ष में अखिलेश यादव पार्टी है जी। कांग्रेस अकेले लड़के एक बार देख ले, क्योंकि 5 साल बाद फिर चुनाव होगा, एक बार वो भी आकलन कर ले कि हम अकेले कितनी सीट जीत सकते हैं। हाँ, ट्रायल बहुत जरूरी है। हाँ, उनके यहाँ टिकट मांगने वाले लोग ज्यादा हैं। ब्रजेश जी, हमारे देश में जब कांग्रेस की सरकारें रही तो कहा गया कि राजभवनों से सरकारें कंट्रोल की जाती हैं। जब बीजेपी की सरकार आ गई तो कहा जा रहा है कि राजभवन हेडक्वार्टर हो गए बीजेपी के। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में मोतीलाल वोरा को देखा, रमेश भंडारी को देखा, बहुत सारे राज्यपालों को देखा है। अतीत लोग भूल जाते हैं, उनको याद रखना पड़ना चाहिए कि कैसे सरकारें गिराई और बनाई जाती थी, धारा 356 का इस्तेमाल कैसे होता था। लेकिन अब वो दौर चला गया, बड़ी टेक्निकलिटी आ गई, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी निर्देश हैं। हो सकता है केजरीवाल फिर सुप्रीम कोर्ट जाएं और वहां से उनको कोई राहत मिले। लेकिन गवर्नर के आगे दिल्ली में उनकी मजबूरी है। गवर्नर के लोकतंत्र में चुनी हुई सरकारों को अधिकार होना चाहिए, लेकिन जब गवर्नर की सरकार चलाना है तो चुनाव का कराते हो, खत्म कर दो विशेष दर्जा या अर्ध राज्य का दर्जा। कम से कम दिल्ली में पूरा केंद्र शासित प्रदेश हो जाए, जिससे कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से चीजें कर सके, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है। और सरकार को चाहिए अध्यादेश की लड़ाई के बजाय दर्जा खत्म करे कि आगे अब दिल्ली में तो चुनाव ना हो, और हो तो पूर्ण राज्य का चुनाव हो। वो संभव नहीं है। बहरहाल सुनिएगा, एक दिन मैंने कहा था, केजरीवाल के बहुत पुराने साथी हैं, गवर्नर से उनके संघर्ष चलते रहते केजरीवाल का, उस पर उन्होंने लिखा है जी कि अधूरी कहानी के किसी किरदार जैसे हैं, और जहां खबरें दबावों में हैं उस अखबार जैसे हैं। और हमें तो जनता ने दिल के चुनावों में जिताया है, मगर गवर्नर के यहाँ बंधक सरकार जैसे हैं। सुरेंद्र राजपूत बड़े दबाव में है कि अभी शेर का जवाब वो आपका कैसे देंगे। समीर सिंह